ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ये हमारा रिवीजन वीडियो है, इसमें हम जो मेन पॉइंट है एग्जाम में आता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। हम क्विकली चैप्टर को खत्म करने का कोशिश करेंगे। जहां तक कल टेस्ट में आने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस में, हम वहां तक टॉपिक को आज कवर कर देते हैं और आगे का फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना, जो जो पॉइंट नोट करवाएंगे वो नोट करते जाना। वैसे तो हमने सारी चीज पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बेटा, जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसमें सबसे पहले आपको बात करना कि न्यूक्लिक एसिड एक आता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये कॉपी लेकर के नोट करते जाना, जो चीज़ नहीं समझ में आए वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और नोट करते जाना है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला था कि डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवरी। तो डिस्कवरी के लिए हम बोलते हैं मिक्सचर को, फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको डिस्कवर किया था, है ना। लेकिन फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसका नाम क्या लिखा था, है ना, नेम क्या उन्होंने दिया था, तो इसका नाम लिखा था न्यूक्लिन, न्यूक्लिन। लेकिन बाद में फिर देखा कि ये जो न्यूक्लिन है, क्योंकि न्यूक्लिन क्यों बोला गया था, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था। इस केमिकल को ऑउल सेल के पस सेल से, ऑउल सेल जो होता है, उल्लू का जो डेड सेल होता है, पस सेल जो व्हाइट कलर का जो पस निकलता है ना, वो डेड सेल होता है, उसी के न्यूक्लियस से निकाला गया था। उसे हम न्यूक्लिन बोलते हैं, न्यूक्लिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से नाम निकाला गया, इसलिए मिक्सचर ने इसे न्यूक्लिन बोल दिया। फिर बाद में बेटा अल्टमैन के बारे में क्या बोलते हैं, क्वाइंड द टर्म न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखोगे। ठीक है, दो बातें यहां पे समझ में आई। आपसे पूछा गया न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी किसने किया, तो आपको बोलना है फ्रेडरिक मिक्सचर। और न्यूक्लिक एसिड टर्म को किसने दिया था, न्यूक्लिक एसिड टर्म को अल्टमैन ने। न्यूक्लिन टर्म को किसने दिया था, तो मिक्सचर। ये बात याद रखोगे, दो बात याद रखना है। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो देखो कुछ डेटा दिया गया। चलिए आइए हम देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में देखो एक तो लिखा गया है, एक वायरस होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं 5x174। ठीक है, इसमें कितना होता है, जो वायरस होता है 5x174, इसके पास आप देखिए सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं, लीनियर डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एसएस डीएनए होता है। और जब एसएस डीएनए होता है तो उसमें हम क्या काउंट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो हमने बताया था 5386 न्यूक्लियोटाइड इसमें है ना। कितना है बेटा, 5386, 5386। उसके बाद बेटा क्या है बेटा, उसके बाद है लैम्डा फाज। ये फाज वायरस के बारे में बताया था। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डीएस डीएनए होता है। और जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो बेस पेयर का संख्या, ये न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आप देखोगे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या है बेटा, तो बेस पेयर निकालना है 48,502। इसमें कितना है, जो लैम्डा फेज है इसमें 48,502। ठीक है, इतना क्या है बेटा, बेस पेयर है। मैंने बीपी लिख दिया यहाँ पे, बेस पेयर है। ठीक है, उसके बाद दो चीज तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कोलाई के बारे में। ये तो बहुत आप फ्रिक्वेंटली यूज किया हुआ है, ई कोलाई। ई कोलाई में क्या होता है बेटा, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ये बात आपको पहले से पता है, 4.6 × 10⁶। उसके बाद बेटा ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में, ह्यूमन में बात किया जाए, ह्यूमन का जो हैप्लॉइड सेल होता है उसमें क्या है, उसमें है आपका जाकर के 3.3 × 10⁹, यानी कि 3.3 × 10⁹। 9 मतलब हो गया बिलियन और 6 मतलब हो गया मिलियन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बेस पेयर का स्क्रीनशॉट करो, 3-4 बार इसको याद करो, याद हो जाएगा। अब आ जाओ हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे डीएनए और आरएनए। तो इसमें बोले थे हमने कि 3 चीजें होता है, शुगर होता है प्लस बेस होता है और प्लस फॉस्फेट होता है। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, ये तीनों चीज मिलकर के क्या बनाता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। याद रखना है, जो शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं। देखो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट। शुगर है और एक और शुगर है, यहाँ पे एक बेस है बेटा। ठीक है, और एक फॉस्फेट ही है। अच्छा, एक शुगर से 2 फॉस्फेट लगा होता है, एक नीचे 3rd कार्बन से फॉस्फेट लगा हुआ है और एक ऊपर 5 कार्बन से। यहाँ पे भी बेस है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2 ईस्टर आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे फॉस्फोडाइस्टर। ये बेस है ना, तो ये क्या होता है बेटा, ये वाला और ये दोनों मिला करके बॉन्ड क्या बोलते हैं हम इसको, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, नोट करो, फॉस्फोडाइस्टर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा,
शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोईस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और सुनो बेटा, शुगर और फॉस्फेट ये दोनों क्या करते हैं, बैकबोन बनाते हैं। शुगर प्लस फॉस्फेट ये डीएनए का क्या बनाता है बेटा, बैकबोन, बैकबोन बनाता है। एंड बेस के बारे में क्या बोले थे, बेस इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ट, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनवर्ड। ठीक है, बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है कि नहीं। तो आप इतनी बात याद रखोगे। फॉस्फो डाइस्टर की संख्या कैसे निकाला जाता है, याद रखो। देखो, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड हमसे बोला कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो बेटा देखो, एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है, तीन न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड के एक में डाइस्टर और ये एक डाइस्टर, तीन न्यूक्लियोटाइड है। अब बोलता है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें तीन बेस पेयर है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, इसके सामने एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस पेयर हो गया, ये एक बेस पेयर होगा। मान लो यहाँ एडेनिन होगा तो सामने थाइमिन होगा, गुआनिन होगा तो सामने साइटोसिन होगा। तो जितना न्यूक्लियोटाइड होता है उससे एक, देखो यहाँ एक दो तीन न्यूक्लियोटाइड है तो N-1 कर दिए। तो फॉस्फोडाइस्टर कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन वन स्ट्रैंड -1, ये एक स्ट्रैंड में डाइस्टर निकल गया। और अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर जैसे मान लो कि बोलता है कि 100, सपोज ऐसे क्वेश्चन आता है 100 बेस पेयर है, कितना बेटा 100 बेस पेयर। अगर 100 न्यूक्लियोटाइड बोलेगा तो बेस पेयर डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 बेस पेयर है और डीएनए कैसा है, मान लो डबल स्टैंडर्ड है, तो तुमसे फॉस्फोडाइस्टर पूछेगा तो कैसे निकालोगे। तो 100 बेस पेयर है मतलब 100 माइनस एक स्टैंड में हो जाएगा 100 न्यूक्लियोटाइड, 100 - 1 है ना, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 2 से, यानी 99 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज योर आंसर। ओके, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे डीएनए का स्ट्रक्चरल डिस्कवरी में। तो अब देखिए, हमने बोला था कि डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में, डीएनए के स्ट्रक्चर को का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे बेटा विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था, क्रिस्टलोग्राफी किया था डीएनए का। ठीक है, अच्छा, हॉलमार्क ऑफ डीएनए किसने किया था, तो इरविन चारगैफ ने क्या किया था बेटा, हॉलमार्क ऑफ डीएनए, ये किसने दिया है, इरविन चारगैफ। हॉलमार्क ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। जैसे एक स्ट्रैंड है डीएनए का, एक स्ट्रैंड है डीएनए का दूसरा, तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होता है। मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी है, तो इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे बेटा एडेनिन है तो इसके ठीक सामने क्या आएगा, थाइमिन। यहाँ पे थाइमिन है तो ठीक सामने क्या आएगा, एडेनिन। ठीक है, गुआनिन है तो क्या आएगा बेटा, साइटोसिन आएगा। ट्रिपल बॉन्ड लगता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता है, दो स्ट्रैंड दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो बेस पेयरिंग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलमार्क ऑफ डीएनए। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इरविन चारगैफ ने। तो ये पूछा जाता है हॉलमार्क ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, चारगैफ ने। अब जरा पढ़ लीजिए कि चारगैफ रूल क्या बोलता है ना, चारगैफ रूल है ना, समझ में बेटा, चारगैफ रूल पढ़ लीजिए। तो चारगैफ रूल्स क्या है, देखो ये कहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए रूल दिया गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ये सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए रूल नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, या आरएनए के लिए भी अप्लाई नहीं होता है। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या देखना है, जितना एडेनिन होता है उतना ही क्या होता है बेटा, देखो इसमें क्या बताया गया कि प्यूरिन जो है वो पायरीमिडीन के बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन प्लस गुआनिन, और पायरीमिडीन में क्या आता है, साइटोसिन प्लस थाइमिन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस G डिवाइडेड बाई C प्लस T इज इक्वल टू 1। मतलब ये प्यूरिन और पायरीमिडीन का रेशियो ऑलवेज कितना होता है, 1। कौन से डीएनए में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तब बोला गया कि प्यूरिन और पायरीमिडीन के हिसाब से आप तो जितने भी डीएनए देखोगे, बैक्टीरिया का डीएनए देखोगे उसमें भी 1 आएगा, वायरस का डीएनए में भी 1 आएगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 1 आएगा। इसका मतलब हम डिफरेंट स्पेसीज को प्यूरिन और पायरीमिडीन के रेशियो के आधार पर हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। तो कैसे हम करते हैं, तो बेटा इसमें हम बेस रेशियो देखते हैं, बेस रेशियो। तो बेस रेशियो क्या होता है, A प्लस T, A के सामने T आता है तो AT बेस पेयर, G प्लस C। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल टू 1। जैसे अगर इसका एग्जांपल दो कि बेस रेशियो AT बाई GC का जो रेशियो है वो कितना होता है, तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे इसे, तो ये रेशियो ह्यूमन में
ह्यूमन में कितना होता है बेटा, आपके बुक्स में दिया गया है 1.52, ठीक है, ये कितना है बेटा 1.52, और ई कोलाई में कितना होता है, ई कोलाई में कितना होता है, ठीक है, ये 0.92 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। चलो ओके, अब बेटा एक याद रखना, जेम्स वॉटसन है ना, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, नोबेल प्राइज कब मिला था, नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1953 में मिला, 1962 में मिला था, 1962 में। इन्होंने 1953 में बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कौन सा मॉडल दिया था, हेलिकल मॉडल, हेलिकल मॉडल, इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। डेट याद रखेंगे, नोबेल प्राइज कब मिला था, 1962 में। तो इन्होंने सारा जो डेटा लिया था वो चारगैफ, रोजालिंड फ्रैंकलिन और बिल्किन का जो वर्क किया हुआ था वहीं से डेटा लेकर के उसको प्रपोज किया गया था। अब जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो डीएनए का जो हेलिकल मॉडल दिया गया उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद रखो। आ जाओ, देखो ये जो होता है बेटा ये डीएनए है अपना, ये डबल हेलिकल डीएनए है, ठीक है। जब डीएनए क्या होता है, ऐसे हेलिक्स के तौर पे घूमते रहता है, ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा, हेलिक्स के तौर पे घूमते रहता है, ध्यान देते रहिएगा, है ना, ओके, ठीक है, यस। तो हेलिक्स के तौर पे घूमते रहता है, तो ये एक हेलिक्स का लंबाई, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक एक हेलिक्स उसने कंप्लीट किया, ठीक है, तो एक हेलिक्स का लंबाई जो है वो 3.4 नैनोमीटर होता है, और एक हेलिक्स में अगर बेस पेयर काउंट करोगे तो कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। तो दो बेस पेयर का बीच का कभी दूरी पूछ दे कि 2 बेस पेयर का बीच का दूरी कितना हो जाएगा, तो बेटा इसको 10 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 0.03, हाँ 0.3, 10 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा एंगस्ट्रॉम में बोलना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 34 हो जाएगा, 34 ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अच्छा दो डीएनए के बीच का जो डिस्टेंस, जो मतलब डिस्टेंस है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 2 नैनोमीटर, है ना। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं और इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये कौन सा डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, बी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, बी डीएनए। जनरली हम जिस डीएनए की बात करते हैं वो बी डीएनए होता है, जनरली जिस डीएनए का बात करते हैं वो कौन सा डीएनए होता है बेटा, बी डीएनए होता है। ऐसे हमारे पास सी डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है ना, उसके बाद फिर ए डीएनए भी होता है, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, पर जो भी चैप्टर में बात पढ़ाई जा रही है वो बी डीएनए से रिलेटेड। बी डीएनए का मतलब क्या होता है, राइट हैंडेड कॉन्फिगरेशन, और जेड डीएनए में कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉन्फिगरेशन होता है, ये बात ध्यान रखोगे। चलो अच्छी बात है बेटा, ये हो गया हेलिकल मॉडल के बारे में। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा देखिए आपको लेंथ कैलकुलेट करना सिखाते हैं, जैसे देखो कुछ और बात सिखाते हैं बेटा, देखो अब क्या बोला गया कि जैसे मान लो कि डीएनए में बेस पेयर का नंबर दिया गया है ना, तो बेस पेयर का नंबर दिया गया है तो उसको लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जैसे कि 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है बैक्टीरिया में, ह्यूमन में कितना होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होता है, हैप्लॉइड डीएनए की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो हैप्लॉइड डीएनए का पूछा कि बताओ कितना लेंथ होता है, तो कुछ नहीं करने का, इसको 0.34 से मल्टीप्लाई कर देने का, कितना 0.34 नैनोमीटर में लोगे तो, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो करते हैं, इसको देखते हैं कितना आता है मीटर में, 0.34 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.24 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, ये हमारा आ गया बेटा नैनोमीटर में। अब इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, 2.24 मीटर आ गया। तो डीएनए का लंबाई ह्यूमन का कितना होता है 2.24। हम सीधा क्या करते हैं, बेस पेयर में जितना बेस पेयर रहेगा उसमें 0.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसको मीटर में चेंज करना है, नैनोमीटर में चेंज करता है, आप यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से समझ लीजिएगा कि नैनोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सुनो बेटा, जैसे हमने बोला कि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो अपना डीएनए है ये क्या है बेटा डबल स्टैंडर्ड है। तो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में दोनों स्ट्रैंड की जो डिस्टेंस है आपको पता है कितना मेंटेन किया जाता है 20 एंगस्ट्रॉम, या इसे हम 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। इसे कितना बोल सकते हैं बेटा 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। तो ये जो मेंटेन किया जा रहा है वो क्यों मेंटेन किया जा रहा है, थ्रू आउट द जो लेंथ है ये डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो ये याद रखना, ये ड्यू टू एच बॉन्ड होता है। ये क्यों होता है बेटा, ड्यू टू एच बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन सुनो, है ना, अगर कोई कहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या एब्सेंट होगा। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा, एक तो बेस होता है, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको पता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और यहां पे कौन होता है बेटा ग्लाइकोसिडिक, है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होता है। तो याद रखना है
कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एक बात जानते हो आप, जैसे हमारा डीएनए है ना, तो डीएनए से क्या बनता है बेटा, एक छोटा सा सेगमेंट है डीएनए का जिसे जीन बोलते हो, ये बनाएगा आरएनए। ठीक है, ये क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है। इसे हम पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सीडी बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या देखा जाता है कि आरएनए से डीएनए भी बनता है, इसे बोलते हैं हम रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, है ना, या इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो पहला स्टेप है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है ना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, और आरएनए से रिवर्स होना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो टेमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था, इसलिए आपको याद रखना है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को हम टेमिनिज्म बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं। और टेमिनिज्म की प्रोसेस कहां देखने को मिलता है बेटा, है ना, आरएनए वायरस में। आरएनए वायरस, ऐसा वायरस इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसे हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना है, इसको ध्यान रखना है, टेमिनिज्म टेमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। अब आगे आ जाओ मेन टॉपिक पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा डीएनए का पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। ठीक है, डीएनए का पैकेजिंग, तो देखो डीएनए के पैकेजिंग में हम लोगों को क्या बात करना है, हमने बताया कि जैसे कि हमारा जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए है, वो 2.24 मीटर ये जो लॉन्ग होता है ना, इतना लंबा डीएनए होता है। और ये कैसे कैलकुलेट किया है, हमने बोला 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है, इसमें आप 0.34 से मल्टीप्लाई करोगे और तो ये आ जाएगा कितना, 2.24 मीटर, 2.24 × 10⁻, कितना आएगा बेटा, × 10⁻ आएगा 9 आएगा, 10⁹ आएगा ना, ये 10⁹ आएगा और इसमें 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये नैनोमीटर में आया था, -9 से कर दिए तो 2.24 ये मीटर हो गया। ठीक है, पहले जो मैंने किया था बेटा, अभी सुधार लो, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था उसको सही कर लेना। मैं शायद अभी थोड़ी देर पहले, आप रिवर्स करके देखिए वीडियो में, यहाँ पे मैंने 3.3 कर दिया था, है ना, 3.3 × 10⁹ को 0.34 से मल्टीप्लाई किया था, तो वो 2.24 नहीं आएगा, वो कितना आ जाएगा, 1.12 आ जाएगा। अगर हम 3.3 × 10⁹ को में 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हैप्लॉइड डीएनए का लेंथ निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.12 आ जाएगा ना बेटा, 1.12 मीटर आ जाएगा, 1 to 1 मीटर आ जाएगा। तो हम डिप्लॉयड डीएनए का लेंथ की बात करें, किसी भी ह्यूमन का डिप्लॉयड डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.24 मीटर। अभी थोड़ा सा पहले मैं बताया था, इसको सही कर लेना, यहाँ पे 6.6 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, तो इतना होता है, तो ह्यूमन के बॉडी में इतना डीएनए का लेंथ है। अब एक सेल का जो न्यूक्लियस है, अब देखो न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है ना, डायमीटर कितना है बेटा, 10⁻⁻6 मीटर। अब इतना छोटा न्यूक्लियस में अगर कोई मैमेलियन सेल का न्यूक्लियस देखोगे इतना छोटा होता है, उसमें 2.24 मीटर का डीएनए का लेंथ कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को गोल गोल बांध करके रखा जाता है, रैपिंग करके रखा जाता है। तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन होता है, तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल में बेटा, है ना, यूकैरियोट्स में हिस्टोन होता है। क्या होता है, हिस्टोन नाम के प्रोटीन होता है जो डीएनए को पैकेजिंग करने के लिए जरूरी होता है। प्रोकैरियोट में क्या है, तो प्रोकैरियोट में जो है बेटा ये पॉलीअमाइंस होता है। प्रोकैरियोट्स में अगर देखोगे तो पॉलीअमाइन होता है, पॉलीअमाइन अमाइंस होता है। पॉलीअमाइन भी बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक, और हिस्टोन भी बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक ही होना चाहिए तभी डीएनए को बांध सकता है, क्योंकि डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल है, एसिडिक केमिकल, एसिड ही बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये पॉलीअमाइन है। अब इसमें जो डीएनए है, जो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से डीएनए पूरा उसका एक्सटेंड रहता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन बीच बीच में वो क्वाइल्ड होता है, बंधा हुआ होता है। तो वो क्वाइल करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं पॉलीअमाइंस। ठीक है ना, और जब ये क्वाइल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया में देखोगे एक जगह पर पूरा डीएनए जो है वो क्वाइल होकर के एक जगह आ जाएगा, उसे हम जीनोफोर या न्यूक्लियाइड बोलते हैं बैक्टीरिया के केस में। ओके, बाकी यूकैरियोट में तो प्रॉपर पैकेजिंग होता है, इस पर हम आपको बताते हैं कैसे पैकेजिंग होता है। तो देखिए, हमने बोला कि जैसे यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोट को छोड़ देते हैं, यूकैरियोट में आ जाते हैं। प्रोकैरियोट भी याद रखो, आपके बुक्स में दिया गया है प्रोकैरियोट भी। ये जो हिस्टोन है बेटा, ये हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। और डीएनए अपना क्या होता है, डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए जो है ये होता है एसिडिक मॉलिक्यूल। एसिडिक मतलब ये निगेटिवली चार्ज है, और बेसिक मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब हिस्टोन की बात करोगे तो हिस्टोन देखो, हिस्टोन जो है वो बेटा बेसिक क्यों है, बिकॉज इट इज आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच होता है। ये दो अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में होता है, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों बेसिक अमीनो एसिड है। तो ज्यादा क्वांटिटी में बेसिक रहेगा तो ओवरऑल बेसिक हो जाएगा ना मॉलिक्यूल्स। 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो जितना ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड बढ़ाओगे ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर में बेसिक आ जाएगा।
तो हिस्टोन जो है वो एक प्रकार का क्या है बेटा, बेसिक अमीनो एसिड है। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हिस्टोन में कई हिस्टोन के कुछ सब यूनिट होते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 सब यूनिट होता है। अब ये नीचे का जो 4 है उस सभी का 2-2 यूनिट मिल करके, 2-2 यूनिट सबका मिल करके बेटा एक ऑक्टामर बनाता है ना, एक 8 यूनिट का एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से एक गोला जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब हो गया 8। तो कौन ऑक्टामर नहीं बनाता है? H1। आपसे पूछा जाएगा हिस्टोन का ऑक्टामर बनाने में कौन इन्वॉल्व नहीं होता? H1। बाकी ऑक्टामर कौन बनाता है? H2A, H2B, H3 और H4। अब इसी के ऊपर में क्या है बेटा, डीएनए पूरा रैप कर जाता है अपना। इस तरीके से डीएनए पूरा रैप कर जाता है और H1 साइड से क्या करता है, आकर के इसको क्लैंप कर देता है, क्योंकि डीएनए बाद में जब हिस्टोन के ऊपर में रैप किया हुआ है तो खुल सकता है, ओपन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया, एक बीच में हिस्टोन ऑक्टामर आ गया। ये क्या है बेटा? H ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया डीएनए जो उसके ऊपर में रैप किया हुआ है, और ये जो है वो H1 क्लैंपिंग करने का काम आता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, है ना। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। सुनते जाओ ध्यान से, है ना। पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछा कि एक डीएनए है, उस डीएनए में इतना बेस पेयर है, तो बताओ टोटल न्यूक्लियोसोम को बीडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है, कितना होगा? न्यूक्लियोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एन्यू बॉडी। एन्यू नहीं, न्यूक्लियोसोम को नहीं, न्यूक्लियोसोम को हम बोलते हैं बेटा बीडेड स्ट्रक्चर, बीडेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। हिस्टोन ऑक्टामर को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर जो मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं एनयू बॉडी बोला जाता है, इसे एनयू बॉडी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर होता है, 200 बेस पेयर होता है, ठीक है। कितना बेस पेयर होता है बेटा? 200 बेस पेयर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं, है ना, बोला गया कि 2.4 × 10⁶ बेस पेयर है, 2.4 × 10⁶ बेस पेयर है। तो बताओ उसमें कितना बीडेड स्ट्रक्चर होगा, कितना न्यूक्लियोसोम होगा? तो क्या करेंगे बेटा, 2.4 × 10⁶ बेस पेयर है ना, तो इसको 200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? तो आपके आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे जाकर के कितना, 1.2 × 10⁴। 2 जीरो ऊपर जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 10⁴ हो जाएगा, यानी 1.2 × 10⁴। इतना आपका जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। अगर ह्यूमन बॉडी में पूछे कि ह्यूमन के डिप्लॉयड डीएनए में कितना होगा, तो 6.6 × 10⁹ होता है, और इसको 200 से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा? 3.3 आ जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया डीएनए के पैकेजिंग के बारे में। अब आइए आगे का बात करते हैं हम लोग। एक होता है डीएनए के अंदर में 2 पार्ट होता है, देखो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। क्या होता है समझ लो, देखो एक होता है बेटा यूक्रोमैटिन, क्रोमैटिन, और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में डिफरेंस क्या है? देखो हेटेरोक्रोमैटिन जो है ना बेटा, वो कैसा होता है? डार्क स्टेन देता है। ये कैसा स्टेन देता है? डार्क स्टेन देगा, और ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शनली। ये लाइट स्टेन देगा, लाइट स्टेन देगा, और ये एक्टिव होता है। अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, समझो। जैसे ये न्यूक्लियोसोम है, अब न्यूक्लियोसोम ये हिस्टोन का ऑक्टामर है। इस तरीके से डीएनए पूरी तरीके से रैप किया हुआ है, बंधा हुआ है, तो डीएनए तो पूरा पैक हो गया है, डीएनए ओपन नहीं है। जब डीएनए ओपन नहीं रहेगा बेटा, डीएनए जैसे ऐसे खुला हुआ नहीं रहेगा, तब तक वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शनली वो इनएक्टिव होता है, और जब डीएनए एक ही जगह बहुत ज्यादा बन जाता है तो वहां पे स्टेन कैसा आता है? डार्क स्टेन आता है। यहाँ लाइट स्टेन होता है और ये एक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन में हमारा कोडिंग सीक्वेंस पाया जाता है, जो जीन हमारा प्रोटीन बनाता है ना, वो यूक्रोमैटिन का पार्ट है, और जो सैटेलाइट होता है वो हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट है। आपको तो पता है कि सैटेलाइट जो है वो कोई प्रोटीन बनाता नहीं है, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस का पार्ट है, इसलिए तो हम उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, है ना बेटा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन हो गया बेटा। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा? अब एक चीज आप याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं ऐसे, डीएनए का परसेंटेज 40% होता है, याद रखेंगे। क्रोमोसोम में डीएनए 40% होता है, ध्यान रखना है। क्रोमोसोम में डीएनए 40%, आरएनए 1.2%, हिस्टोन 50%, और एसिडिक प्रोटीन 8.5%। फिर से सुनो, डीएनए रहता है 40%, आरएनए होता है 1.2%, हिस्टोन होता है 50%, और एसिडिक प्रोटीन 8.5%। इसको नोट कर लेना बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए।
अब देखिए बेटा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पे आइए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है ना। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनेंगे। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है बेटा, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का डिस्कवरी कैसे हुआ? ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, है ना। एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1928 में। इन्होंने, ग्रिफिथ ने ही डिस्कवर किया था इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर। लेकिन इसका बायोकेमिकल नेचर किसने पता किया, है ना? बायोकेमिकल नेचर किसने पता किया बेटा? तो 3 साइंटिस्ट ने, अबेरी, मैक्लियोड और मकार्टी, ठीक है। ये 3 ने 1942 में ये जो है बेटा इसका जो बायोकेमिकल नेचर है उसका इन्वेस्टिगेशन किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। 1944 में, सॉरी 1942 नहीं, 1944 में डिस्कवर किया गया बायोकेमिकल नेचर। मतलब जो डीएनए ही है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है, इसका जो R2 स्ट्रेन है, R2 और S3 यूज किया गया था एक्सपेरिमेंट में। ये दोनों स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी बैक्टीरिया का। R वाला जो है उसको चूहे के ऊपर में रखा गया, तो R वाला से चूहा मरा नहीं, क्योंकि R वाला बैक्टीरिया नॉन वायलेंट होता है, S वाला वायलेंट होता है। तो S वाला से मर गया, S को हीट किल्ड कर दिया और R को लाइव रखा और दोनों को मिक्स करके डाला बेटा, हीट किल्ड। अब हीट किल्ड का मतलब क्या होता है कि ये मरा हुआ S है और जिंदा R है और दोनों को रख दिया गया। मतलब ये जिंदा बैक्टीरिया है बेटा, ये R वाला है ना, और ये मरा हुआ बैक्टीरिया है, ये S वाला, ये S है और ये R है। तो क्या हुआ था कि जो R बैक्टीरिया है वो S में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि S से डीएनए निकल करके R के अंदर में चला गया था। अब ये बात कैसे पता चलता है? देखो इसमें क्या डाला गया, प्रोटीन डाला गया, प्रोटीएज एंजाइम। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म होने से रोके या नहीं रोके, उन्हें प्रोटीएज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो मेरी बात को, जब तुम आर और एस को मिक्स कर दोगे तो आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए अगर डीएनएज एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम है, अगर तुम डाल दोगे तो आर बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। मतलब क्या हो गया? डीएनएज वो एंजाइम होता है जो डीएनए को तोड़ देता है। इसका मतलब डीएनए ही वो केमिकल है जो आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो आर बैक्टीरिया में कभी पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करता है तो डीएनए की वजह से करता है, और डीएनएज एंजाइम इस काम को इनहिबिट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को रोकेगा। डीएनएज एंजाइम के प्रेजेंस में आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को किसने दिया और बायोकेमिकल नेचर किसने ये किया, वो बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे आ जाओ, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट आ जाओ। लास्ट टॉपिक एक देख लेते हैं, एक दो और थोड़ा सा बच रहा है। ठीक है, देखेंगे हर्शी एंड चार्ल्स एक्सपेरिमेंट, है ना। ये क्या किया गया था? 1952 में किया गया था बेटा। इसको बोलते हैं अनइक्विवोकल वोकल प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसका बिना किसी संदेह के एक पूरा बिल्कुल क्लियर कट सबूत मिल गया। क्या हुआ बेटा? बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के ऊपर में वायरस को अटैक करवाते हैं हम लोग, है ना। अब वायरस में हमने क्या किया कि वायरस में हमने लेबलिंग कर दिया। एक बार हमने डीएनए को लेबलिंग किया, है ना, और एक बार प्रोटीन को लेबलिंग किया। जब प्रोटीन को लेबलिंग किया, ये प्रोटीन का पार्ट है, ऊपर में ये प्रोटीन है, ठीक है, और अंदर में डीएनए है। तो डीएनए को लेबलिंग कैसे किया जाता है? P32 से, P32, क्योंकि डीएनए के अंदर में फास्फोरस होता है। और प्रोटीन को कैसे लेबलिंग करते हैं बेटा? AS35 से, है ना। जब आपने लेबल्ड प्रोटीन इसके ऊपर में वायरस के ऊपर में इन्फेक्ट करवाया तो तो बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है बेटा? ई कोलाई है, ई कोलाई है। ई कोलाई सेल के अंदर में AS35 रिपोर्ट नहीं हुआ। जब उसको डीएनए को अगर उन्होंने लेबलिंग किया और उसको फिर अटैक किया तो डीएनए जो है वो P32 वाला डीएनए सेल के अंदर में डिटेक्ट हुआ। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें 3 स्टेप होता है ना, स्टेप याद रखना, 3 स्टेप। पहला है बेटा इन्फेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है ब्लेंडिंग, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन।
तो P32 जो है वो डीएनए का पार्ट है। इन्फेक्शन में क्या करते हैं, वायरस को अटैक करवाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर में। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं बेटा, जिस टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं उसको बहुत तेजी से हिलाते हैं, एजिटेट करवाते हैं, ताकि जो वायरस का है वो बैक्टीरिया के अंदर में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया और वायरस अब अलग हो जाए। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो वायरस का अलग लेयर बन जाएगा, सुपरनेटेंट बोलते हैं, और सेल का नीचे लेयर बन जाएगा बॉटम में। और सेल के अंदर में अगर S35 डिटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, और सेल के अंदर में P32 डिटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। P32 डिटेक्ट हुआ था इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया था। लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है बेटा, प्रॉपर्टीज डीएनए और आरएनए का। तो आप तो जानते हो कि डीएनए और आरएनए में डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि अगर देखोगे तो राइबोज शुगर जो है वो राइबोज शुगर में एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है सेकंड कार्बन पे, जो आरएनए को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। राइबोज आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। तो एक OH हर एक शुगर मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा है, इसलिए आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, डीएनए कम रिएक्टिव है। दूसरी बात बेटा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसमें जरा फिजिकल स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाता है। एक चीज बोला जाता है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर में स्टैक किया हुआ रहता है, ठीक है, जो कि इसको स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है। तो वो डबल स्टैंडर्ड जब मॉलिक्यूल्स होगा तभी ये पॉसिबल है। डीएनए जो होता है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और आरएनए जो होता है बेटा बेटर जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए। यानी डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात समझ पा रहे हो? डीएनए में जिसमें रेप्लिकेशन होता है, जो अपना रेप्लिका बना सकता है, उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीएनए भी आरएनए भी दोनों अपना रेप्लिका बनाते हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते, क्योंकि प्रोटीन कभी भी अपना रेप्लिका नहीं बनाता। पर बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, लेस उसमें म्यूटेशन होता है। ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। कल तक बेटा यहीं तक टेस्ट में आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, प्लीज आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।